हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटनाचर के बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। दोस्तों, यह बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पहला जो टॉपिक शुरू किए हैं वह है प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो ही मित्र इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाले सही वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगीर से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। वैशाली के लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। अगला जो क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रिज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी यानी गिरिब्रिज ब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला जो क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक। इसका जो आंसर हो जाएगा हर्यक। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन एवं कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप ने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पीढ़ी की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अतः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, अनिसेक्रेसस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका है। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, अतः विकल्प 20 सही है।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनी दूत था किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन यानी 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी खारवेल। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसमें जो दिया है इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए दोस्तों इसके बारे में देख ले रहे हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। अगला जो क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो स्कंदगुप्त था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई इसका तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। चीनी यात्री संयोगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने
भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा, सी-यू-की, जिसे सी-यू-की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 297 से 98 ईस्वी तक थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 297 से 1325 ईस्वी मैंने मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में उद्धृत हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियाँ तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। असमय के इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबा कमीर यानी सौरव कामिनी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो राजगृह यानी राजगीर में। अगला क्वेश्चन है,
बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है। इसमें पहला जो हो जाएगा, इसका आंसर है सी। पहला जो हो जाएगा, जन्म जो हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था इनका, और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में वन में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पटना में सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर क्या हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व का धरोहर स्थल बना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। यह है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चंदी, वश, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कम्बोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जन व शवसूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम ही मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, कौन है? गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष 12 ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त, बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अगला जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था।
अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, वेतनमान तथा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों की प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव का उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया, ये सही है। और महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया, यह भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सुरक्षा देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार थे। इनका कार्यकाल था 544 से 492 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसमें सभी मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र भी थी और राजगिरी भी थी। तो इसका आंसर जो इसमें नहीं दिया गया है, इसमें ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिबीज थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिबीज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसमें प्रथम राजधानी जो थी राजगिरी थी। इसका आंसर ई दिया गया, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों का विरोध हो गई। चारों ओर घृणा एवं संतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विशेष सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस के चंद्रगुप्त को बिरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंधित, ये जो नहीं मिला है अभी तक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। बहुत साल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, क्या बना था? लकड़ी का महल। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी से बना था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे का अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो किस अभिलेख से? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो दिया है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त का आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। सिंहली अनुश्रुतियों दीप वंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? प्राकृत। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है
जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुडी तथा सुपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लखमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिनवे बहुकयाने दया दाने, सच्चे सोचिए मादय सादय सोचे, अर्थात कम, इसका अर्थ होता है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सी विकल्प ई सही है। इसमें सभी जो है शांति एवं अहिंसा है, धार्मिक सहनशीलता है और बड़ों का सम्मान है, इसलिए इसका आंसर ई सही, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी तथा राजाओं आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र पर एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में।
पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया का नाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख भी किया है। दोस्तों इसमें नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टोनोमई कहता है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदय ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीम कॉडफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीम कॉडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली कब? तो कुषाणों के समय में कला की गंधार शैली फली फूली थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विशासा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश का था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। खारवेल राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का नाम। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया, वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ
पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? दोस्तों इसमें इसका आंसर जो नहीं दिया है कनौज होगा, ताम्रलिप्ति होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति, लेकिन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भ्रीकच्छ यानी भरौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण या बैबे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय मुहिम पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का 1 भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को उद्रग तथा भाकर कहा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्तों की। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमकोर्स गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। शर्मिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD यानी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 BC से 1500 BC के करीब 1000 वर्ष का बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकट होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मथुरा।
चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। 8 से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाणभट्ट निवासी था। कहाँ का? तो पाटलिपुत्र का। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ईसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 671, 672। इसमें दोस्तों नहीं दिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री ईसिंग 671 से 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिणी समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 694 के ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसका कार्यकाल है 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जावा और सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में से उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में लेने की प्रार्थना की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? मुसलमान। ये हो जाएगा इसका आंसर मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन थे? चंदेल। चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कदम्ब। संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बाकी तीनों का हुआ है। चेर का हुआ है, पांड का हुआ है और चोल का हुआ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध
राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संगम में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बीरबल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है, स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भास। कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी, जिसमें 17 सर्ग है, जिनमें प्राकृतिक चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किराता जुर्नियम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारवी ने लिखा था। किराता जुर्नियम किसने लिखा था? तो भारवी ने। किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलिंदपन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। हरचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसे लेखक और समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवनवृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर या राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं आज का सेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।